मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों में हमने सारे मौलिक अधिकार देख लिए। अब हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों का निलंबन, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कि फंडामेंटल राइट कब निलंबित होते, या क्वेश्चन आ जाएगा, अभी क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, 20 और 21। तो हम देखेंगे निलंबन क्या होता है और निर्बंधन क्या होता है। दो चीजें होती है, एक होता है रिस्ट्रिक्शन और एक होता है सस्पेंशन। वेरी वेरी मोस्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन व निर्बंधन, निलंबन व निर्बंधन, सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शन। बताओ, सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शन। देखो, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना फॉर सम टाइम। जैसे कोरोना वायरस के टाइम क्या हुआ था, नागरिकों को घूमने का अधिकार नहीं था लेकिन जीवन का अधिकार था। और निलंबन में तो क्या होता, खत्म ही कर देते मौलिक अधिकार सारे, एक्सपेक्ट 20 व 21, खत्म, मतलब कोई मौलिक अधिकार नहीं रहेगा उस समय के लिए। उस समय के लिए देखो, होते ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, पर इसका एक हिस्सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे आपको अनुच्छेद 19 है, सारे बोलने की स्वतंत्रता थी, अपना विचार अभिव्यक्त की थी, लेकिन घूमने की आज़ादी नहीं थी कोरोना वायरस के समय। तो आवागमन की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। हमने देखा ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ समय के लिए युक्ति युक्त निर्बंध। तो निर्बंधन मतलब किसी एक हिस्से को कुछ समय के लिए रोकना, और सस्पेंशन मतलब पूरे आर्टिकल को सस्पेंड कर देना। आर्टिकल कौन सा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की। और मौलिक अधिकारों के आर्टिकल कौन से है, अनुच्छेद 12 से 35। क्या 12 कभी सस्पेंड हो सकता है, 13 हो सकता है, नहीं। मौलिक अधिकार के मेजर हिस्सा कहां से कहां तक है, 14 से 35 तक है। 33 34, देखो 34 35 में भी आर्मी लॉ है, ने संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हम देखेंगे अभी 35 छोड़े बताएंगे, अभी आपको बताएंगे 35 में क्या है, 34 में क्या है। 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, आच्छादन का सिद्धांत, भावी प्रवर्धन का सिद्धांत, अपवर्धन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है ना, कि मौलिक अधिकार आगे से लागू होंगे जब से देश लागू हुआ है ना, जब संविधान लागू हुआ है। मौलिक अधिकारों में अगर कोई ऐसा हिस्सा जो मौलिक अधिकारों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो खत्म हो जाएगा। ये सब देखा था हमने, ये सब। और सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, और अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे तो सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकता है। ये सारा था, है ना। हाँ, अब मौलिक अधिकारों का निर्बंधन, देखो एक कंडीशन होती है आपातकाल। हमारे देश में 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और 360। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, है ना। ये क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी, कि भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन कहाँ किया गया है, 3 आर्टिकल में। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊं मैं, 358 और 359, जो कि कोई नहीं पढ़ते, कि इन मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन 58-59 में लिख रखा है। यहाँ तो क्या लिख रखा है, आपातकाल, और इस आपातकाल में मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन और 358 और 359 में लिख रखा है। तो हम उसको देखेंगे। तो देखो 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात। इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। क्या बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी। क्या बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अगला होता है आपका राष्ट्रपति शासन। अगला क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल रूल। दैट मीन्स बताएंगे, दैट मीन्स बताएंगे। और इसमें होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। क्या होता है, वित्तीय आपात। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, 0 बार। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। क्या भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है, 25,599 बार, बहुत बार लगा है ना। क्या भारत में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा, क्या भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है, हाँ लगा है। कब कब लगा है, 1962, 65 और 75। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 75 में, 71 में तो युद्ध हुआ था चाइना से। 2 क्वेश्चन में डिफरेंट है,
भारत पाकिस्तान के युद्ध कब कब हुए? 65, 71, 99। भारत में इमरजेंसी कब लगी? चाइना से वॉर हुआ, 65 में पाकिस्तान से वॉर हुआ, और 75 में क्या होता है? इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। इसको हिंदी में बोला जाता है आंतरिक अशांति। संविधान में पहले लिख रखा था कि देश में अगर आंतरिक अशांति मतलब अराजकता फैल जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े लड़ाई वगैरह हो जाए, तो उस पे लग सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि देश में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? 62, 65, 75। एक बार क्वेश्चन ये आया था भारत चाइना के बीच युद्ध कब हुआ? 62, केवल 62। बोले अभी भी 2020 में भी झड़प हुई। झड़प और युद्ध में फर्क होता है। युद्ध मतलब फुल फ्लैज युद्ध, वॉर। फुल फ्लैज मतलब झड़प मतलब दो झापट रख दी, और युद्ध मतलब दोनों तलवार लेकर आ गए। ऐसा ही तो होता है कि इधर से बॉर्डर पिक्चर नहीं देखी आपने? ये युद्ध ही और क्या है? बंदूक। कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं। राष्ट्रीय आपात हो गया आपका 62, 65 और 75। 62 में चाइना से वॉर हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई हम बहुत अच्छे, क्योंकि हम भारत के लोग जनरली अच्छे, वो अच्छा सोचते हैं हम जैसे सब अच्छे, लेकिन सब अच्छा कहाँ होता है। 65 में पाकिस्तान से वॉर हुआ। देखो चाइना से वॉर हार गए हम, तो पाकिस्तान ने सोचा कि ख़त्म कर दो पिक्चर, लेकिन ऐसा धोया पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, फिर एक बार और उंगली करी, फिर धोया 99, फिर है ना। तो ये और 75 में इंदिरा गांधी जी ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इमरजेंसी लगाई। क्या स्वार्थ था? कि एक हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद, लेकिन उस हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आज भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इंदिरा गांधी जी आने वाले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकती प्रधानमंत्री को, और उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, सांसदीय के पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कौन देश का प्रधानमंत्री नहीं रहना? गांव में सरपंच भी नहीं छोड़ते अपने आप को, लोग सरपंच ही रहते तो वो छोड़ते नहीं सीट। प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला? आपातकाल लगा दिया। ठीक, तो 3 प्रकार से इमरजेंसी लगती है। अब आर्टिकल 356 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये एक मात्र ऐसा आर्टिकल है जो कभी कभी उपयोग होगा, लेकिन कोई कुछ करता है तो आप अच्छे, जैसे हमने कोचिंग अच्छे इंटेंशन से खोली, क्या बिना माता पिता के बच्चों को पढ़ाएंगे? लोग क्या गए, फोकट काम करने आ गए, यहाँ बोले करो कोचिंग चले फ्री में पढ़ा रहे, चलो लड़कियाँ होगी में बहुत सारी। तो हम किस इंटेंशन से चालू करा? लोग क्या करने आ गए? हम तो अच्छा ही सोचते हैं ना। तो लोगों ने ये आर्टिकल अच्छे इंटेंशन में दिया था 356, कि देखो राज्य में व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे ताकि वहाँ व्यवस्था सुधर जाए। लेकिन सरकार ने इसका मिसयूज किया, है ना। तो 352 राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगता है? अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, आर्म रिबेलियन, सेना का विद्रोह हो जाए। सेना का विद्रोह मतलब इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी विद्रोह करके वो देश को कैप्चर करना चाहे, जैसे पाकिस्तान में होता है, तब इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होती है ना। क्या इमरजेंसी में आप घूमने जाओगे? इमरजेंसी में आप मनाली जाओगे? नहीं जाओगे। मनाली फ्री में जाओगे? फ्री में, फ्री टाइम रहोगे तब, फ्री में नहीं, फ्री टाइम रहोगे। मान के चले आपके घर में कोई मर गया है ना, तो बोले यार आज तो यार पार्टी करने का मन हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी करोगे, फ्री टाइम का काम है। तो इमरजेंसी में कुछ भी नहीं होता है। कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में इमरजेंसी थी, तो क्या आप कहीं घूमने गए? शादियाँ वादियाँ सब बन हो गए, 50 जने जा रहे, ये सब हो रहा है, जुगाड़ हो गए थे सब। ठीक, तो इमरजेंसी एक तो आर्म रिबेलियन, नहीं चला गया वीडियो, ये तो वो है तार युक्त है ना, ये तो तार वाला है। अच्छा, इसकी हाइट कम तो नहीं पड़ रही? मैं कब से पूछना चाह रहा था। चलो हाँ, अरे यार ये भी देखो बिना चपले का हूँ। चलो 300, फिर पहले 352 तो बताऊँ आपको। ठीक, तो नहीं पूरा नहीं बताया ना। एक तो आर्म रिबेलियन, दूसरा अगर कोई भारी देश आक्रमण कर दे तब जाकर, और ऐसी आपदा आ जाए बहुत खतरनाक जैसे कोविड-19 जैसी, तब जाकर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो 62, 65, 75। 62 में क्या हुआ था? भारत चाइना का युद्ध हुआ। 65 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और 75 में क्या हुआ? आंतरिक अशांति के नाम पे लगाई। 62 में चीफ मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। 65 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे ना।
और 75 में इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? बिल्कुल गलत, गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए अस्थायी। किसको? तो अस्थायी बने थे जी, उसके बाद तो परमानेंट तो लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे कि अस्थायी मतलब थोड़े, वो सबसे वृद्धजन आदमी, सबसे गोलू बच्चा रहता है ना कोई, कि बोले इसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई तो रहता है बहुत शैतान, बोले चलो आज क्लास का मॉनिटर तो रोज धुआं निकाल लेगा बच्चों का, और एक होता है बिल्कुल बुरा मत देखो बुरा मत कहो, तो बुरा मत देखो बुरा मत कहने वाले अरुण जैसे थे वो। डिम्पल जैसा होगा बच्चे सबको परेशान करेगा बेचारों को, तो अरुण को हम बना देंगे क्या मॉनिटर, अगर डिम्पल प्रीतिक बना दिया तो सबको चलो फोन चलाओ सब ऐसा बोलेंगे। ठीक, दूसरी बात कान्हा जी बिठा देंगे यहाँ लाके हो मैप की जगह, लड्डू गोपाल। चलो 356 का मतलब ये होता है, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी अगर सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे दंगे हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया हो, मतलब राज्य की संवैधानिक सफलता या तंत्र विफल हो चुका हो, ऐसा एकमात्र ये शब्द लिख रखा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन स्टेट। जैसे भारत किससे बना है? राज्यों से देश बनता है। अब राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। लेकिन मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को मतलब कोई मोहन यादव के खिलाफ बोल रहा है उसको गोली मरवा दी, ऐसा कर रहे, मतलब संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रहे वो, तो उनका क्या होगा? आर्टिकल 356 लग जाएगा। तो और वहां से कौन आ जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल कौन भेजेंगे? मोदी जी, केंद्र सरकार, मतलब वहां का मुखिया कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और राज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के हाथ में सत्ता आ जाएगी। तो इसका उपयोग क्यों करती सरकारें? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए ये लगा दिया कि यहाँ काम नहीं कर पा रहे ठीक से, और फिर वापस चुनाव करा दिए और वापस बीजेपी की सरकार बना दी। बंगाल में ऐसे थोड़ी, बंगाल में चुनाव हुए, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे झड़प होती। मणिपुर की स्थिति अलग है, वहाँ राष्ट्रपति शासन कब से लगा हुआ? 2020 से लगा हुआ है, लगा ही हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वहाँ जातिवाद भेदभाव है ना, मैतेई और कुकी दो जनजातियां हैं, वो दोनों लड़ रही है। क्या लगता है आपको देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा खत्म? चलो आप बताओ, सुनना एक एक को बताना, देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा आने वाले समय में? कम होगा। आप बताओ क्यों नहीं होगा? सब में अपनी अपनी कट्टरता है और राजनीति में धर्म, लोगों की बात हो रहा हूँ मैं। देखो, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इंदौर का स्वच्छ भारत क्यों रहता है? क्योंकि इंदौर के लोग स्वच्छ रखते हैं। इंदौर नगर पालिका तो रोज गाड़ी वाला आया, भैया कचरा निकाल, लेकिन कचरा तो इकट्ठा करा न उधर पीछे फेंक दिया। तो ये लोगों से बनता है ना, समाज तो लोगों से बनता है। वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन है, आपने या तो दूध लिया फेंक दी थैली लो। तो हम ही अगर नहीं बदलेंगे, सरकार क्या कर सकती? सरकार का तो काम यही है, पर क्या लोग बदलना चाहेंगे? लोग चाह रहे जातिवाद खत्म हो जाए? आप बताओ फिर। कान्हा जी भगत धीरे धीरे। डिम्पल बताओ। ज्ञान की बात नहीं देना, सिर्फ बताना क्या जातिवाद देश में खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक मुझे बहुत अच्छा कारण बताओ, कोई के ऑथेंटिक कारण बोले हाँ यार इससे नहीं। ऊंचा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि नीचे वाला भी उसकी बराबरी में आए, ये ऊंची जाति वाला नीची जाति वालों को आगे बढ़ने देंगे। आप बताओ मनीष जी, पॉलिटिक्स बताओ आप दोनों। एकमात्र रीजन बताऊं मैं, हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देख लेता है, खत्म बात हो गई है। एससी वाले आएंगे ना, तो एससी वाले बोले हम तो मालवी से नीचे एक और आता है। एसटी वाले, अब एससी वाले बोलो अरे एसटी वाले तो ऐसे ही होते। एससी वाला खुद वंचित वर्ग है, वो एसटी वाले को फोकट मान रहा है। ओबीसी वाला एससी वाले को मान रहा है, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस वाले को मान रहा है। हर व्यक्ति अपने से नीचा देख रहा है। अब राजपूतों में भी हायरार्की चलती है, ब्राह्मणों में भी हायरार्की चलती है, पाटीदार कड़वा ने लेवा ने फलाना डिमका ने। एससी है तो एससी में भी हायरार्की, एसटी में भी बोले हम बील है हम बड़े, उससे बाद नीचे बेगा आते भारी आते।
वही बोल रहा हूँ, भील बिला, अब लो भील बिलाला पटेल तीनों उपजाते, तीनों में जम रही। तो हर अभी एक दीदी आए थे, है ना, बात हुई मेरी ऐसे ही, तो बोले कि अरे एसटी वाले बच्चे रहते, वो खुद एससी के, और बोले अरे एसटी वाले बच्चे रहते। सोचो आप, एसटी वाले से दिक्कत एससी वाले को, और एसटी वाले की दिक्कत है अपने नीचे वाले को, तो भैया ये कब खत्म होगा? सबसे बड़ा हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें है ना हमसे बदलना पड़े, सिविक सेंस से। दुनिया नहीं बदले, पहले खुद को बदले। गांव में एक बहुत अच्छी बात बोलते, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, चलो नहीं बोलूंगा, बस पता है। 352 राष्ट्रीय आपात, हाँ केवल राज्यों में लग, केंद्र शासित प्रदेश में भी लग सकता है, पूरे देश में। तो राष्ट्रपति शासन मतलब उस स्पेसिफिक एरिया को राष्ट्रपति, केंद्र सरकार संचालित करेगी। हाँ, केंद्र सरकार राज्यपाल को भेज देगी। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ये आता है कि देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? लिख लिया, पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट, पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला ऐसा कुछ नाम था इसका, वो पंजाब पूरा था ना, पेप्सू पेप्सू करके हमने हरियाणा बनाया था वो, तो पेप्सू या पंजाब, आप तो सीधा लिख लो पंजाब। खुतेदा पुत्र यहाँ यही पंजाबी आएगा, बस नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं पूछेंगे कि अनुच्छेद 356 में क्या लिख रखा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इतना सा आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। और ये आ सकता है कि किसके अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग इतिहास में 1-2 बार ही होगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि केवल 356 1-2 बार ही उपयोग करेंगे। उन्होंने बोला था, ऐसा सपना देखा था कि इसका उपयोग कोई नहीं करेगा, लेकिन सरकार निकम्मी करती है उपयोग। 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कैसे लगता है? अब मान के चलो आप गए थाईलैंड घूमने जाते, भारत का पैसा ले जाते, अब थाईलैंड में भारतीय पैसा तो नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा? थाईलैंड का वाला रुपया। तो थाईलैंड की सरकार को आप रुपया दोगे, वो क्या देगी आपको? अपनी करेंसी देगी। सेम ऐसे ही अगर भारत में कोई फॉरेनर घूमने आ रहा है, डॉलर देगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर डॉलर के बदले पैसा देना खत्म हो गया आपके पास, या विदेश से आपके पास पेट्रोल खरीदने, एनर्जी खरीदने, गेहूं खरीदने, दाल, जैसे भारत दाल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट, सबसे ज्यादा दालें मंगवाता भी दुनिया से और सबसे ज्यादा दालें का उत्पादन भी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 75% लोग वेजिटेरियन। ठीक, तो अगर देश के पास फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने का पैसा खत्म हो जाए, अगर देश के पास विदेशों से सामान मंगाने का पैसा खत्म हो जाए, ऐसा रिजर्व होना चाहिए ना, जैसे हर घर में क्या रखते हैं, थोड़ा बहुत पैसे रखते हो, बोले काले कहीं भी इमरजेंसी आई जाए, इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी के लिए पैसा खत्म, कोरोना वायरस आ गया, उड़ता हुआ तीर आ गया, कोवैक्सीन लगानी पड़ी, कोविशील्ड लगानी, कितना खर्चा हुआ, 140 करोड़ लोगों की इतनी वैक्सीन लगाना, कितना पैसे लगे, फ्री में लगाना, सरकार बोल देती पैसे लेंगे 500 रुपये, 5 लोग नहीं लगाते उस वैक्सीन को, पैसे फ्री में लगाने के बाद भी लगाई लोगों ने। तो अगर ऐसी इमरजेंसी के लिए पैसा खत्म हो जाए, तब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में अभी तक कभी नहीं हुआ, एक बार होने वाला था 1990 के दशक में, लेकिन भारत का जितना भी सोना है सब लिया और गिरवे रख दिया लंदन में, और वहां से पैसा ले आए, और फिर मेंटेनेंस, जब बुरा समय आता था हम किससे उधार लेके चला लेते। जैसे मान के चलिए कोचिंग में एक महीना ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल में बहुत बच्चों की शादी आ गई, तो उस महीने बंद हो गए, किराया तो देना ही पड़ेगा, तो 1 महीने उधार लेके चला लो काम, फिर अगले महीने से कोचिंग चली जाएगी। सेम ऐसे ही देश में उधार लिया हमने पैसा और देश को चलाया। तो फॉर्चुनेट है मनमोहन सिंह जी, है ना, वो कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। क्वेश्चन आता है कि मनमोहन सिंह ने जब लोन लिया तब कौन थे? वो वित्त मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर तो 2004 में बने वो। हाँ, और दूसरी बात एक और है कि लोन के बारे में क्वेश्चन आया था कि क्या राज्य सरकार, ये खत्म हो गया 360, मैं एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या राज्य सरकारें विदेशों से लोन ले सकती है? राज्य सरकार को विदेश से लोन लेने का अधिकार नहीं है, लिख लो ये, राज्य सरकारों को विदेशों से लोन लेने का अधिकार नहीं है। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 1 जून 2025 को आया था एग्जाम में। राज्य सरकारों को विदेशों से लोन लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, मैंने लगा दिया था है, क्योंकि मोहन यादव जी अमेरिका गए थे, अमेरिका ने इधर बहुत सारे फंडिंग मिलती देश राज्यों को, तो मुझे लगा कि मिलता होगा, पर नहीं मिला।
हाँ, अब हम आपको बता दिए 3 प्रकार के आपातकाल लग रहे हैं। केंद्र सरकार ही लेती है लोन, है मतलब क्या है, केंद्र सरकार विदेशों से लोन नहीं देगी तो काम कैसे चलाएगी? मध्य प्रदेश सरकार अपने बिहाफ में नहीं, मध्य प्रदेश के बिहाफ पे केंद्र सरकार लेके आपको दे देगी। 356 अनगिनत बार लगाए, गिन नहीं सकते हम, अनगिनत। यूं लिख दो, अनेक बार लगाए, ऐसा लिख दो, है ना। हाँ, तो ये बता दिया आपको कि आपातकालों का निलंबन मतलब मौलिक अधिकारों को। अब आप लिखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान, बोले इतना क्यों समझाया आपने, काम की चीज आई। राष्ट्रीय आपात के दौरान, अब राष्ट्रीय आपात मैंने लिखा ना, आपको क्या आ जाना चाहिए याद, आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 358 के तहत, अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। स्वतः मतलब ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। क्या है, द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अंडर आर्टिकल 358 ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। तो 19 कौन सा नहीं होगा, 20 व 21। ठीक, देखो निलंबित बोले 14 क्यों नहीं होगा, समता समानता, देखो 14 ऐसा नहीं है कि दैनिक जीवन का है, लेकिन 19 दैनिक जीवन का आर्टिकल है। 19 का उपयोग रोज होता है, आवागमन की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, तो वो रोज होता है। बोले समता समानता का अधिकार कौन रोज उल्लंघन करेगा। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हमने क्या करा, खत्म नहीं करा। वो आपात, क्योंकि मेन तो सरकार आपातकाल इसीलिए लगाती है गिरफ्तारी कर ले लोगों को, तो इसलिए 20 व 21 जीवन का अधिकार, आपसे जीवन का अधिकार छीन लिया तो फिर क्या मतलब है जीवन का, इसलिए 20 व 21 सस्पेंड नहीं करते। अब अगला ये है कि 352 में लगता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के तहत अनुच्छेद 19 खत्म हो जाता है, और अनुच्छेद 19 किस आर्टिकल में लिख रखा है खत्म होगा, 358 में। 352 में लगता है राष्ट्रीय आपात, वो 358 के तहत कि इसमें लिख रखा है कि राष्ट्रीय आपात लगेगा ना जब अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बस। अनुच्छेद 19 मतलब वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोल नहीं पाएंगे, इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, समिति नहीं बना पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, आवागमन कर नहीं पाएंगे, ये सारा चीजें। अगली बात समझ में, देखो 352 में लिख रखा है कि राष्ट्रीय आपात, 358 में लिख रखा है जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तब अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा, बस इतना सा। इसमें क्या समझना है, समझने वाली बात ही नहीं इसमें कोई। ठीक, नंबर 2, हाँ, आर्टिकल 359 में एक बात लिख रखी है, 358 बताइए, क्वेश्चन आया 358 में क्या है, अनुच्छेद 19 का निलंबन। लिख लो अलग से, अनुच्छेद 358 में, आर्टिकल 358 में, अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन, 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 358 का 358 में 19 का निलंबन होता है, ऐसा। प्यारे भैया मेरे, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब। कितनी गोलू बात कर, डिम्पल जैसी। बनाए क्यों राष्ट्रीय आपात में, बोल रहा हूँ चिल्ला के 352 के तहत जब ये लगते, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग का मतलब उस समय। अगला, अब देखिए आप 358, 359 में एक बात लिख रखी है कि मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो सकता है, कि मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है एक्सपेक्ट छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21। 20 में ही गिरफ्तारी के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में, गिरफ्तारी तो 24-23 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि आपको जेल में बंद कर नहीं सकती पुलिस, ना कारण बता, हाँ वही अपराध दोष सिद्धि। और 21
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है जीवन का अधिकार। तो क्वेश्चन आया था अभी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सस्पेंड नहीं होते, 20 विकेट। अब मुझे एक और चीज बताना है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निलंबन होता है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? लेकिन जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान, मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों का प्रावधान जर्मनी से लिया है, अनुच्छेद नहीं। जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे है प्रावधान, मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, वेमर। अच्छा, भारतीय संविधान का, संविधान में क्या नाम है? भारतीय संविधान का संविधान में क्या नाम है? वो तो वेमर, वेमर जर्मनी के वेमर संविधान से लिया गया। हाँ, संविधान में क्या नाम लिखा है? आर्टिकल 393 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये नाम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और 394 में ऐसा ही कुछ है यार, कि ये जो है ना संविधान जब लागू होगा ना तब 300 वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 खत्म हो जाएगा और नया संविधान आपका लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2025 में कि इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का संविधान होगा, या संविधान का नाम क्या है? तो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे 393 देखना, जाके सर्च करना आप, है ना। देखो ये क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी में आ गया, इसलिए हम भी देख सकते हैं, हो सकता है आने वाले सालों में कभी एमपीएससी पूछ ले, है ना। हाँ, भारत का संविधान, ये भारत का संविधान तो हम कहते हैं, लेकिन संविधान में कहाँ लिख रहे हैं? अनुच्छेद 393 कि ये भारत का संविधान होगा। जैसे आपका नाम सबको पता है डिम्पल, लेकिन कहाँ लिख रखा है आपका नाम? डिम्पल आधार कार्ड में, है ना। ऐसे संविधान का नाम संविधान कहाँ लिख रखा है? 393 में, है ना। ये चीजें क्योंकि है ये वेरी बैड जानकारी। पहले अपना नाम देगा, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करेगा। जैसे मैं कोई किताब लिखूंगा, मेरे माता पिता, मेरे विद्यार्थी, इन सबको बहुत बहुत पहले ही पेज पे, पहले पेज पे आभार व्यक्त करते हैं। आप किताब पढ़ना, साभार लिखा रहता है, साभार मतलब आभार। अब ये बात है ना, ये बात डिस्कशन लायक है क्या? देखो संविधान के कुछ प्रोविजन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये लागू हो गए थे। लेकिन ये लागू कब हुए थे? 26 नवंबर 1949। कुछ प्रावधान वेरी वेरी मोस्ट इम्पी, उसके बाद 26 जनवरी से सारे लागू हो गए, है ना। और कुछ मतलब 26 जनवरी 1950 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ प्रावधान और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत देश का संचालन हो रहा था। लेकिन कुछ चीजें भारतीय संविधान में जो नहीं थी वो लागू कर दी गई, जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन हुआ, लोग आएंगे जाएंगे, तो हमने बेस ईयर क्या रखा? 1950। हमने देखा ना कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में आ गया है। तो एक तो नागरिकता का प्रावधान, मौलिक अधिकार कुछ प्रावधान, आपका ये एक और क्या बोलते हैं उसको, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। इनको हमने क्या कर दिया? पहले लागू कर दिया था और बाकी को बाद में करा, ये याद रखना है ना। तो बोले संविधान अंगीकृत हो गया, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश चल रहा था। लेकिन जैसे 26 जनवरी के सब खत्म हो गए अनुच्छेद 394 के तहत और देश आगे बढ़ गया। हाँ, 394 देख लेना एक बार, यही है 99%। ये हो सकता है 1% कुछ गलत हो, बाकी देख सकते हो। हाँ, भारत के संविधान का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। हाँ, ये हो गया आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन। और निर्बंधन कहाँ होता है? आपको पता है कहाँ होता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(1)(a), तो 19(2) में इसका निलंबन, 19(1)(b), तो 19(3) में इसका निर्बंधन। आ गई बात समझ? निर्बंधन मतलब रीजनेबल। ये वीडियो देखोगे आप तो सब समझ आ जाएगा, 10 क्लास लगी इन सबको समझाने में, है ना। ठीक, तो आ जाएगा समझ।
ये। अब हम लिखेंगे आर्टिकल 33, 34 और 35, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, उसके बाद ये केस देखेंगे, फिर मौलिक अधिकारों की विशेषता देखेंगे और फिर मौलिक अधिकार खत्म करेंगे, है ना। फिर डीपीएसपी तो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको, हम ना जैसे डीपीएसपी हुआ मौलिक करते हुए हम भाग 5 पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं, प्री के सिलेबस में हो, मेंस में नहीं है, लेकिन हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने ये, संसद ने ये, एमपी पॉलिटी तो है 5 यूनिट, 5 और 6, 4 और 5, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि ये नहीं आता है मतलब आप क्या राज्यपाल समझोगे, क्या विधानसभा समझोगे, आप प्री में क्या करोगे। हम तो इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं प्री और मेंस की। दोनों प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, है ना। तो आपने अपने खानदान का नाम बताया, आपके पापा के बाद सबको बता दिया, दादाजी पापा का बताया नहीं, मतलब अपने देश का सबसे प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोग बोले नानी भणवन जारी पीएससी की तैयारी, प्रधानमंत्री चुनाव कहते हुए बोले हे सारे तो बताई कौन ही हो, बोले गलत जगह पैसा उगाड़ा ना सके, ऐसा बोल नहीं, घर में गलत जगह पैसे बिगाड़ रहे। क्योंकि गांव वाले ये थोड़ी पूछेंगे मौलिक अधिकारों का निबंधन कौन से अधिकारों का नहीं होगा, या संविधान का नाम कहाँ लिख रखा 393 में कहाँ। गाँव वाले तो यही पूछेंगे मोदी जी का चुनाव कैसे होता है, पंचायत का चुनाव कैसे होता है, बोले ही कर देंगे आप। हाँ, अब हम लिखेंगे अनुच्छेद 33, लिखेंगे आप। इसका एकमात्र है, क्या है लिखेंगे आप, संसद को यह शक्ति, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे अब एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों में बदलाव की शक्ति किसके पास है। एकमात्र एंटिटी, उसका नाम है पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट। और संसद का निर्माण किससे होता है, प्रीति को छोड़कर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इनको पता है, मुझे बताया ये बात। संसद का निर्माण, द पार्लियामेंट कंसिस्ट, अंग्रेजी माध्यम रॉयल कॉलेज से पढ़ते हो ना आप, तो अंग्रेजी में पूछते हैं। संसद बनती है, अरुण भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अरुण बताएंगे आप, राजनीति पढ़ के आए ना आप, बताओ। अरे पता है आपको, मुझे पता है। संसद का निर्माण किससे होता है, आप बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना। ये 50,000 बार आ चुका है क्वेश्चन, 50,000 बार आ चुका है। कितनी बार ये यूजीसी नेट में आया हुआ है, सेट में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, एमपीपीएससी में आया हुआ है, वनडे एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, मतलब ये बहुत आता है ना। हाँ, तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। हाँ, तो अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति दी गई है पानी पिलाओ यार। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रतिरक्षा से, वो आर्मी, सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ हो गया, एसएफ हो गया, ये सब। इंटेलिजेंस मतलब आईबी का नाम सुना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था हाल ही में, जुलाई 2025 में रो का सचिव किसे चुना गया, पराग जैन। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया 15 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुई थी, उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की। पीवाई क्यों देखते, ऐसे नहीं करते, पीवाई क्यों देखो, नहीं देखे राजदूत। हाँ, राजदूत का भी क्वेश्चन आता है। अभी बोले जर्मनी में कौन राजदूत हुआ, चाइना में कौन राजदूत हुआ, ये भी कुछ, खैर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जनरली नहीं देते पता। लेकिन हाँ, आपको याद नहीं रखना, आप 2028-29 में दोगे एग्जाम, तो अभी पर आपको देखना है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो पैटर्न पता करना है ना हमें। ये तो आता ही है। जॉर्जिया, अभी हमारे इसमें क्वेश्चन आया था, जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का नाम बताओ। लो, ये याद है, वो कहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी का नाम बताओ। इटली, ब्रदर्स ऑफ इटली, ब्रदर पार्टी नाम है। लोगों ने सिस्टर कर दिया, बोले लड़की का नाम सिस्टर। ऐसे क्वेश्चन लिखना नहीं, याद भी नहीं करना है, पर देखना है कि कैसे आ रही है ना। हाँ, तो लिखेंगे आप। स्त्री के लिए अच्छा, ये तो यार नहीं देखा मैंने यार। पता नहीं यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा, पहली बार है मैंने सुना। पेपर बहुत डिफिकल्ट, क्या पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, क्या डिफिकल्ट आ रहा है?
पॉलिटिक क्या क्वेश्चन आए थे? 324। राज्य निर्वाचन तो करता है, विधानसभा का चुनाव थोड़ी कराता है। ये केवल पंचायतों का और नगर पालिका का चुनाव कराता है बस, नहीं करता है कभी भी। लोकसभा का करता ही नहीं है, विधानसभा का भी नहीं करता है, राज्यसभा का भी नहीं करता, केवल नगर पालिका और पंचायत, बस 2 चुनाव कराता है। और ये क्वेश्चन 50 बार आता है, ये एमपीपीएससी में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है, मैं बताऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो जो अनुसूचियां है ना, किस अनुसूची में कौन सा विषय है, और एक है, एक तो ये हो गया, और एक और आता है नगर पालिकाओं के और पंचायतों के कितने कार्य है, उनमें से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है। और सहयोगी में सब था, ये एक तो नागरिकता अधिनियम में हमने तो ऑप्शन में तो नहीं आवश्यकता वाला लगाया, और एक तो ये एसटी पॉलिटिक का मैं बोल रहा हूँ, जो हम पढ़ा रहे उससे बाहर चला जाए, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अत्याचार निवारण एट्रोसिटी एक्ट। पॉलिटी में आप पीएससी कोई सी भी एग्जाम दो, कभी बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, आर्टिकल 33 पढ़ ले, फिर आराम करेंगे 2 मिनट। हाँ, आर्टिकल 33, संसद को क्या शक्ति दी गई है कि वो आपका प्रतिरक्षा, पुलिस, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस व दूरसंचार मतलब जो सरकारी कार्य है, उन सब लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। पुलिस वाले धरने पे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? पुलिस अगर बैठ जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा? लोगों को संभालने का काम तो पुलिस का है। तो पुलिस के मौलिक अधिकार, सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकार, प्रतिरक्षा मतलब कोई संचार का काम कर रहा है ना, जैसे बीएसएनएल में काम कर रहा है, बोले मैं पाकिस्तान को भारत की खबर दूंगा, मौलिक अधिकार है मुझे अपनी बात रखने का। गुप्तचर, जैसे अभी धुरंधर पिक्चर में रहता है ना, एक तो रहता है आईबी, एक रहता है रो। अरे आईबी, रो, एनआईए, सीआईए, ये सुना क्यों सुना? सीबीआई, सीआईए अमेरिका की एजेंसी है ना। रो का, आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, रो का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सीबीआई का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया? दिल्ली पुलिस अधिनियम 1961, दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, राज्य सरकार ने किया था। सीआईए तो अमेरिका का है और सीबीआई भारत का है। देखो ये अलग लीजिए, ये गलत का चयन कीजिए, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। तो सीआईए अलग है। एमपीपीएससी में क्या क्वेश्चन आया पता है? चूज द ऑड, मतलब असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या था सुनना? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सीएजी। असंगत का चयन कीजिए, करो। जिसने सीएजी बोला वो बताएंगे कैसे, और बाकी और क्या बोलना चाह रहे हिंदी में बता देता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सेंट्रल इंफॉर्मेशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी हो, सेंट्रल विजिलेंस हो, केंद्रीय सूचना आयोग, और ये भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। असंगत का चयन करना, इसमें से गलत क्या है? हाँ, असंगत बताओ क्या है? क्यों? क्योंकि ये सीएजी लिख रखा है इसलिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और आंसर सही बताया लेकिन गलत है, वो इंटरप्रिटेशन गलत है उसकी, शुद्ध रूप से गलत। ये सीआईए कौन सा अधिकार आ गया? ये सब सांविधिक निकाय है और ये संवैधानिक है। इसे आर्टिकल 148 में लिख रखा है और इनको कहीं नहीं लिख रखा है। तो ये अब इसको हिंदी में लिखता 3 दिन लगते हैं इसको हिंदी में लिखने में, है ना। चलो हाँ, तो हम आपको क्या बता यार, ये पूरा प्रतिरक्षा, पुलिस, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस के मौलिक अधिकारों का में कार्यरत लोगों का मौलिक अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। निर्बंधन मतलब उनके मौलिक अधिकार रोके जा सकते हैं। निर्बंधन, निर्बंधन, निर्बंधन भी किया जा सकता है और निलंबन भी, दोनों लिखो।
निलंबित भी किया जा सकता है, निर्बंधन भी किया जा सकता है। ये वो 50 गुस्सा थोड़ी आया, बोलने की टोन ही ऐसी है। मेरी भी ऐसा है जैसे जूता रख रहा हूँ किसी के, मैं बोलता तो ऐसा ही हूँ, ये भी ऐसे ही बोलते हैं। निलंबन और निर्बंधन दोनों कर सकते। सीरियस नहीं रहते, सीरियस नहीं रहना, सीरियस लोग उसमें रहते हैं। हाँ, ये बंद करो थोड़ी देर, 12 मिनट। कौन से 50? ऊपर से। हाँ, तो 73 आर्टिकल 33 में क्या पढ़े हम? पार्लियामेंट को क्या अधिकार है? प्रतिरक्षा, पुलिस, सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस, इनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, अब अगला लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 34 लिखेंगे आप। 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब मार्शल लॉ, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि जिसको बोला जाता है मार्शल लॉ, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो, तब संसद, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मौलिक अधिकारों से बदलाव करना है, खत्म करना है, बढ़ाना है, केवल एक के पास अधिकार हो, संसद। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो, तब संसद विधि द्वारा, विधि मतलब कानून द्वारा, बाय मेकिंग लॉ, विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। इसका मतलब समझ आया? मार्शल लॉ कहाँ लगता है मैं बताऊंगा अभी। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है, तब संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों का निर्बंधन, निलंबन नहीं, निर्बंधन करती। क्या करती? निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकती कुछ समय के लिए। निर्बंधन, निलंबन मतलब बिल्कुल खत्म, और निर्बंधन मतलब कुछ समय के लिए निर्बंध। मान के चलिए अभी मणिपुर में क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े चल रहे, तो मणिपुर के लोगों के मौलिक अधिकार रोक सकती सरकार, मार्शल लॉ लगाए वहां पे। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप इसी में। ऐसा करते समय मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते, संसद मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ऐसा करते समय मूल ढांचे का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में आया था वो मूल ढांचा, कि मूल ढांचा हम समय समय पे बताएंगे। मूल ढांचे का सिद्धांत पढ़ा रखा, वीडियो देखना इसमें। मूल ढांचा 2-3 वीडियो है। मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। मूल ढांचा मतलब उसको संसद को बदलने का कोई अधिकार नहीं। जैसे संविधानवाद, संसद की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, सब मूल ढांचा है ना। न्यायपालिका, बोले देश में, बोले संघवाद, कल से बोल दिया मोदी जी ने देश में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, तो मूल ढांचे के खिलाफ हो गया क्या? तो संसद को तो मूल अधिकार, संसद को कुछ भी बदलने का अधिकार, तो क्या ये थोड़ी बदल सकती है? तो कुछ चीजें मूल ढांचा है जिसको संसद नहीं बदल सकती, बदल देगी तो कोर्ट उसके शून्य घोषित कर देगी। जैसे सरकार ने क्या बनाया था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सरकार ने बनाया था वो एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो सरकार ने क्या बोला? मूल ढांचे के खिलाफ है ये हमारे इसमें न्यायपालिका में इंटरफेरेंस है, इसलिए आप इसको नहीं बना सकते। ये कैसे पता चलेगा? ये पढ़ोगे तो पता चलेगा, पढ़ाएंगे आपको आगे जाके एनजेक क्या होता है। हाँ, 2015 में बनाए थे। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अभी न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अभी न्यायाधीशों की नौकरी कैसे लगती है, मतलब न्यायाधीश बनाना किसी को कैसे बनती? एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, न्यायाधीशों की मंडली होती, वो अपॉइंट रिकमेंड करते। जैसे अगला टीचर कौन बनेगा? मैं, मधुसूदन सर और विशाल, हम तीनों मिलकर क्या करेंगे? अगले टीचर ये बनेंगे। तो हम किसको बनाएंगे? क्या दूसरी कोचिंग से थोड़ी बुलाएंगे, आपको ही बोलेंगे। मान के चलो दूसरी कोचिंग वाला बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो तो बन नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही न्यायपालिका में जैसे जजेस है, उनके बच्चे, उनके परिवार के, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके आप देखना न्यायपालिका के लोग लगभग एक ही सरनेम के आते हैं। वही बात है, भाई भतीजावाद। तो वो क्या होता है? वो होता है कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट। सरकार ने बोला कि हम एक आयोग लाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। ये सब मिलकर अपॉइंट करेंगे कि हमारा कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन जस्टिस बनेगा। ये तो न्यायपालिका ने गलत बोल दिया, बोले नहीं ये गलत बात है, इसको हम लागू नहीं रख सकते।
गलत है कि बोले हमारे इसमें इंटरफेरेंस आर्टिकल 50 का उल्लंघन है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। क्या विधायिका सरकार इसमें उंगली क्यों कर रही है? सरकार अपने प्रतिनिधि को रखेगी ना। अगला लिखेंगे आप। हाँ, ये मूल ढांचे में क्या लिख रखा है? ये आर्टिकल 13 आप जानते क्या लिख रखा है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। ये लिख रखा है, समझना नहीं है। अच्छा, अब हम देखेंगे न्यून मतलब कम करना, न्यून। हाँ, अब देखना आपको मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है, बताएं आप, बताओ। ये जो 5-6 पॉइंट बताऊंगा ना मैं आपको, इसको समझना है आपको, है ना। ये पता करना है कल आपको एक 2 लाइन में कि नागरिक और गैर नागरिक में क्या अंतर है, बताओ। नागरिक और गैर नागरिक में क्या अंतर है? भारत के लोग हैं, मतलब जो विदेशी जिनको बहुत मौलिक अधिकार नागरिक जो है जिसको मान्यता प्राप्त होगी भारत, सिटीजन ऑफ इंडिया। और गैर नागरिक मतलब जो भारत में रह रहा है, हर भारत में रहने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट मान के चले कोई भी अंग्रेज घूमने आया 5 महीने के लिए भारत में रहे तो नागरिक थोड़ी बन गया, वो व्यक्ति है। तो नागरिक और गैर नागरिक में क्या फर्क है? पहली विशेषता इसमें मौलिक अधिकार, ये बताएंगे आपको। तो आप पता करना है नागरिक और गैर नागरिक में क्या फर्क है। दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार है ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है, बताओ मुझे। मौलिक अधिकार सकारात्मक किसके लिए और नकारात्मक किसके लिए? नागरिकों के लिए सकारात्मक, सरकार के लिए नकारात्मक। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकार सरकार के लिए कार्य करते हैं नकारात्मकता, क्योंकि सरकार को तो प्रतिबंधित कर रहे हैं ना। तो ये है। दूसरी विशेषता क्या है, लिखेंगे आप। पहली विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिले हुए, ये इतना सा लिखना है। मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिले हुए। और नागरिकों और गैर नागरिक के अंतर क्या आप जानते हैं? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता कैसे प्राप्त करता है, कैसे जा सकती है, सब आप जानते हैं। और मौलिक अधिकारों की प्रकृति नागरिकों के लिए सकारात्मक और सरकार के लिए नकारात्मक, इसको लिख लो। जो निषेधात्मक लिख रखा है ना इसको सरकार कर लो, और सकारात्मक लिख रखा है नागरिक कर लो। जहां निषेधात्मक लिख रखा है ना वहां सरकार कर लो, और जहां सकारात्मक लिख रखा है वहां अरे उसको काट के नहीं, उसकी जगह निषेधात्मक, हाँ वही है ना, वही करना है। हाँ नहीं अच्छा, दूसरी बात मौलिक अधिकारों की बहुत डिटेल में हम 10 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, इतना चीजें लिख रखी है कि 10 दिन हो गए, 1.5-2 घंटे पढ़ते पढ़ते, है ना। तो मौलिक अधिकारों की बहुत डिटेल वर्णन है। अच्छा, हर एक चीज लिख रखी है कि बोले क्या कौन सा अधिकार है, कौन सा रोकेगा, क्या होगा, क्या सब। तो मौलिक अधिकारों के विस्तृत वर्णन दिया गया। इससे क्या होगा, लोगों को एक राहत की सांस है कि नहीं यार हम एटलीस्ट कोर्ट तो बचा सकता है। फिर अगला क्या है, हाँ लेकिन एक और चीज आती है, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अबाध। मौलिक अधिकारों पर बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मौलिक अधिकारों पर अधिकार दिए गए कि अधिकार रोके गए, हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि फलाना रिस्ट्रिक्शन ने, युक्ति युक्त निर्बंध ने, ये नहीं वो नहीं, तो ये तो मौलिक अधिकारों की एक विशेषता क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं, ये निर्बंधन के साथ है। दूसरी बात क्या है, ये सिर्फ छोड़ है, हाँ ये सीमित है, अबाध नहीं है। और अगला पॉइंट है ये, अच्छा मौलिक अधिकार व्यावहारिक है कि थ्योरेटिकल है? एक तो थ्योरेटिकल है कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगी रोज, तो 7 दिन में 6-7 21 घंटे, और 21 इंटू 1 महीना, फिर 1 महीना इंटू ऐसे 4 साल पढ़ूंगी तो हो 25,000 घंटे पढ़ लूंगी। और पता चला पहले दिन पढ़े 2 दिन तक कोचिंग ही नहीं आए, खत्म पिक्चर। तो हमने थ्योरी में बना लिया, हम ये कर देंगे। जैसे जो नए बच्चे, हम गए उस दिन कॉलेज गए, क्या बोले बिजनेस करेंगे। बिजनेस क्या करेंगे, भैंस लाएंगे, 2 भैंस लाएंगे, दूध का धंधा करेंगे, 5 लीटर सुबह देंगे, 5 लीटर शाम को देंगे, 10 लीटर, 50 रुपये लीटर, तो 500 सुबह, 500 शाम 1000, ऐसे 1 महीने 30,000, 5,000 का खर्चा हो जाएगा, 25,000 सूखे नौकरी वाले ज़्यादा। तो सिद्धांत में तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिया। बोल दूंगा हम मेकअप, ये जैसे अंकित बोले यार एक प्रोग्राम के कितने 5,000 लेते, तो दिन में 1 महीने में 30 दिन होते, तो 5 या 15 1.5 लाख रुपये वाला नौकरी क्या जरूरत। पर इनको पता है एक महीने में कितने प्रोग्राम आते। जिस इनका ले बोलो और मेहंदी की तो 10,000 कमाते एक मेहंदी के। पता चला कि 4 महीने में 12 महीने में 2 महीने मेहंदी चलती है, 10 महीने फ्री बैठना पड़ता है। तो बोले ये 1 लाख रुपये कमा ले तो कितने हो रहे, 2 लाख रुपये महीने के, तो 8-10 हज़ार ही पड़ रहे हैं ना। तो ये तो सिद्धांत में तो कुछ भी होगा, लेकिन मौलिक अधिकार व्यवहारिक है। तो मौलिक अधिकार सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक भी है। तो लिखिए मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं वरन व्यावहारिक भी है।
अरे सिर्फ लिख नहीं रखा है, वास्तविकता में मिले हुए भी है। हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, मिलते हुए लोगों को अगर मौलिक अधिकार, मतलब परंतु कर सकते हैं। परंतु हाँ मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिकता पर आधारित है, मतलब एक्चुअल में मिले हुए। एक तो हम बोल रहे हो हम ये करेंगे, क्या हमें वो हो रखा है? हाँ मौलिक अधिकार मिलते हैं हमें वास्तव में। और अगला ये वाद योग्य है, तो आप जानते हैं वाद योग्य मतलब इनको लेकर कोर्ट जा सकते। अब एक क्वेश्चन क्या आएगा, चलो कल क्वेश्चन लिखना, कल एक क्वेश्चन लिखना, मतलब कल तो क्या लिखोगे आप, फ्यूचर में लिखना पड़ेगा आपको कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर व समानताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। हाँ क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन तो यही है, अंतर तो कोई भी लिख देगा वह समानताएं लिखिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दो हिस्से। बताया था अभी सुबह केमिस्ट्री में ये संविधान समानता में है। इन दोनों में क्या चीज सेम है वो, और अंतर क्या है दोनों में? अंतर अलग क्वेश्चन है, समानता अलग क्वेश्चन है, दो अलग क्वेश्चन है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है ना, एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है पता है? वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलता है। बोले इसको हिंदी में बताओ, अंतर विषयक अप्रोच। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल में इतिहास का उपयोग करोगे, इकोनॉमिक्स का उपयोग करोगे, राजनीति का उपयोग करोगे, सबका उपयोग करोगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो इतिहास का, जियोग्राफी का, सबका उपयोग करोगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो हिंदी इंग्लिश सबका उपयोग करके आप ऐसे लिखोगे। उसी बच्चे का नौकरी आपके एनईपी 2020 में भी लिख रखा है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखेंगे। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स भी ले सकता है, म्यूजिक भी ले सकता है। पहले आर्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं ले सकते थे, लेकिन आजकल सब ले सकते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो उनके साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी ज्ञान मिलाना है। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। चलो अगला लिखें आप, है ना। हाँ तो अगला क्या है, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब समझते, इनको लेकर कोर्ट जा सकते हैं। हाँ मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर व समानताएं, दो अलग अलग क्वेश्चन है 7-7 नंबर के। एक क्वेश्चन 7 अंकित, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर 7 नंबर का, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समानता 7 नंबर का। दो क्वेश्चन, और अभी लिख के लाना है, बाद में लिखना आप। ये तो मुझे क्वेश्चन याद आ गया, ऐसा क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन क्या है था, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। पूरक का मतलब दिन बिना रात, ऐसा। पूरक मतलब दोनों का एक दूसरे बिना काम नहीं चल सकता, जो कि समानता, समानता एक दूसरे की पूरक है। ऐसे क्वेश्चन, हर चीज आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखी थोड़ी आएगी। एग्जाम है ना, मेंस की एग्जाम है वो ना। तो अब अगला है, अच्छा ये सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते। हमने अभी देखा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सरकार के लिए नकारात्मक होते हैं और ये कानून से ऊपर होते हैं, क्योंकि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो क्या है, मौलिक अधिकार है। सरकार के लिए क्या करते काम, निरंकुशता को, ये सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। ये सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं मतलब समझते आप। एक निरंकुश कौन होता है, जो किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं। जैसे आप लोग बिना आई कार्ड के आ जाते हो मुंह लटका के रोज, इनके बना नहीं, चारों के, इनके इनके इन तीनों चारों के फोटो खींचेंगे, आज इनका नहीं इनका। अरे ये टी शर्ट पहन के ना यहाँ पड़ा वो पहना देंगे, फोटो खींच के दे दूंगा, है ना। हाँ चलो अगला है, आपातकाल के साथ निलंबन हो सकता है मौलिक अधिकार। ये भी एक विशेषता है इनकी, कि आपातकाल में छोड़कर 20 व 21 लिखेंगे आप। आपातकाल में इनका निलंबन हो सकता है 20 व 21 को छोड़कर। और लास्ट में मौलिक अधिकारों को कोई त्याग नहीं सकता। कुल मिला के जो मौलिक अधिकारों में हमने बेसिक बताया था ना, वही है, विशेषता कुछ नहीं है। क्वेश्चन आ गया मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखिए। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? चलो लिखना कल क्वेश्चन ही 7 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? अच्छा मैं अंग्रेजी माध्यम में दूसरे के लिए थोड़ी बोल रहा, आप लोगों के लिए बोल रहा था। मौलिक अधिकार, अच्छा इससे थोड़े अंग्रेजी के वर्ड आएंगे आप, क्योंकि आपको 30 नंबर की अंग्रेजी भी आएगी, ये भी बता दूंगा। इंग्लिश आएगी मेंस में, पेपर नंबर 4-5 में। इंग्लिश का भी यूज करेंगे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंग्लिश में क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि आपको इंग्लिश आए। कैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी अंग्रेजी थोड़े हिंदी माध्यम को अभी कर लो, पर अब फिर आप मत करो, आप उल्टे ही काम करते हो, उल्टे लिखते हो आप, कॉपियाँ भी अतरंगी लाते हो अपने। तो हिंदी उपयोग करो, पेपर में लिखने लगो। हाँ 7 नंबर, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखो, ये 7 नंबर का। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इनका क्या महत्व और उनका क्या उद्देश्य है। एक ही क्वेश्चन है।
ये 10 नंबर में लिखना है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका उद्देश्य व इनका महत्व क्या है, ये एक ही है 10 नंबर का। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका उद्देश्य व इनका महत्व क्या है। ठीक, एक और अब हम देखें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता, इनका उद्देश्य और महत्व। तो क्यों आवश्यकता पड़ी बताओ मुझे। पहले जो है हमारे यहां पर क्या है, मेजोरिटी, बहुमत या वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी, इसको क्या बोलते हैं, बहुमत दल का शासन। हमारे यहां पर क्या गिनते, वोट गिनते, वोट गिनते क्या नहीं गिनते, सिर गिने जाते हैं ना, सिर गिने जाते हैं पैर, सिर गिनते। बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया आपने, इन्होंने, हाँ इन्होंने, हाँ। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सिर होंगे वो सरकार बना लेगा, जो लेकिन जो कम व्यक्ति उनका क्या, मान के चलिए यहाँ 6 लड़कियां 1 लड़का है ना, लड़कियां मजे ले रही उसका ठाके मारे, और संयोग से पढ़ाने वाली भी मैडम है, बेचारा वो तो क्या होगा, उसका तो पढ़ ही नहीं पाएगा, भाग जाएगा और कोचिंग से, है ना। तो उसके लिए क्या है, लड़कियों और लड़कों को दोनों के बराबर अधिकार है। सेम ऐसे ही देश में हिंदू मुस्लिम कितने लोग हैं, हिंदू तो ज़्यादा है, फिर मुस्लिम सिख जैन ये कैसे रहेंगे, तो इसके लिए हमें क्या दिया, संविधान में ही लिख दिया। कोरोना वायरस में बोल दिया अगर बिना हेलमेट के निकले 4 लठ पड़ेंगे, तो लोग पहन के गए बिना हेलमेट। हेलमेट अपनी जान बचाने के लिए नहीं पहनते लोग, 1000 रुपये के जुर्माने से बचने के लिए पहनते। देखना छोड़ो यार, जुर्माना लग जाएगा यार, इसलिए हेलमेट पहनते, ऐसा नहीं कि हमारी जान बच जाएगी। कोई कोई पहनते हैं पढ़े लिखे, बाकी बहुत कम नहीं पहनते। कोरोना वायरस में लोग क्या गांव में क्या ताश कूट रहे थे, कोई क्रिकेट खेल रहे थे, गांव में यही करा है ना, हम तो क्रिकेट ही खेलते रहते पूरा दिन, कोविड में कुछ नहीं करते थे। चलो, तो अब हम पहली बात कि बहुमत शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मौलिक अधिकार लेकर आए। और दूसरी बात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जो माइनॉरिटीज है उनकी सुरक्षा कहाँ दे। मान के चलिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, उसको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, तो उसको मारोगे क्या, फेंकोगे क्या उसको भी ध्यान रखोगे ना, उसके माँ बाप ध्यान है। ऐसे ही सरकार के लिए तो हम सब बच्चे हैं, या संविधान के लिए हम भारत के लोग। संविधान में क्या लिख रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन आता है सरकार को संविधान को शक्ति कहां से मिलती, हमसे। तो हम में क्या हिंदू ही है क्या मुस्लिम ही है क्या, सब है। तो जो कम लोग हैं उनकी भी सह होनी चाहिए, तो उसके लिए हम मौलिक अधिकार लेकर आए। दूसरा बात है, मौलिक अधिकार होंगे तो व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास कैसे, आपको घूमने, लोग क्या बोलते हैं, जितना घूमोगे फिरोगे देश में उतना आपको अनुभव मिलेगा, आप बोलोगे तो आपकी एक्सपीरियंस साझा करोगे। और अगला क्या है, आपका स्वतंत्रता और समानता की स्थापना होगी। ये सब इजी क्वेश्चन शोषण को रोकने के लिए है और विधि के शासन की स्थापना के लिए है। अब एक और देख लें, मौलिक अधिकारों की आलोचना। ये केस तो मुझे नहीं लगता देख पाए हम, पर देखेंगे, नहीं देख पाए जिसको जाना हो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये पूरा होगा उसके बाद ही छोड़ेंगे, है ना। हाँ, तो अब मौलिक अधिकारों की आलोचना, अब ये भी आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अब कल ही नहीं लिख के लाना है, 2 दिन में लिख लेना आप आराम से, है ना। ये अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ, क्रिटिकल इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचना के साथ मूल्यांकन करना है कि आलोचना तो करना है, अच्छा भी बताना है ना, अच्छा और बुरा। आलोचना, इसको समालोचना भी बोल सकते हैं आप, है ना। समालोचना मतलब क्या होता है, अच्छाई और बुराई का मिश्रण। क्या बोले, हुए तो बहुत खराब लेकिन मेरा ध्यान बहुत रखता है। ये 10 नंबर का लिखिएगा। ये मैं ये बोल रहा आपको कल ही लिख के नहीं आना है, 2, 4, 5 दिन जब आप लिखो, आपकी ईमानदारी आपके साथ, पास आपको होना है, एग्जाम आपको देना। मैं कभी MBPSC देने वाला नहीं, सर की नौकरी लगी गई है, मेरी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी जाएगी, तो अपना देखो आपने, हम आपको बता रहे हैं आपकी ईमानदारी आपके साथ। क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे फिर नफरत करने लगे हम, कोई आपका ज़्यादा भला जाता है ना तो उससे लोग नफरत करने लगते हैं, बोलो भोगटे आदमी मेरा बहुत